आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है। लगातार 10वां बजट जो सरकार ने पेश किया, एक गेम चेंजर बजट कहा जा रहा है इसे, जो कि 2027 में मौजूदा सरकार के हैट्रिक प्लान के तौर पर देखा गया। एक तरफ बुलडोजर मॉडल हिट है, तो यूपी में आज सरकार ने बुलडोजर बजट पेश किया। अब इसे बुलडोजर बजट क्यों कहा जा रहा है, उसके पीछे की वजह बताता हूं, क्योंकि ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। डिटेल क्या है जरा देखिए। ये 9.12 लाख का बजट है। 10 लाख युवाओं की रोजगार का टारगेट है। बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए सहायता दी जा रही है। बजट का 12.4% शिक्षा को दिया गया। स्कूल में एआई तकनीक पर फोकस रखा गया। कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपए दिए गए। एआई योजनाओं के लिए 225 करोड़ रुपए दिए गए। छात्रा को स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए और अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। कुछ प्रगतिशील किसानों को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया, लेकिन इस बजट में हम लोगों ने इसके लिए अच्छा प्रावधान किया है। मेरिटोरियस छात्राएं हैं, उन बालिकाओं के लिए स्कूटी देने के कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की है। स्मार्टफोन के साथ ये व्यवस्था अतिरिक्त उनके लिए वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश एआई मिशन की व्यवस्था, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इंडिया एआई डाटा लैब्स की स्थापना, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना का भी विशेष प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने यहां पर किया है। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। ये बुलडोजर बजट आपने देखा। आप देखिए कि इससे फायदा किस किस को मिल रहा है। पहला, युवाओं को 10 लाख रोजगार मिल रहे हैं। 40 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया जाएगा। महिलाओं को शादी में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सशक्तिकरण की योजनाएं लागू की गई। महिला प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। लखपति दीदी का विस्तार दिया गया, ये किसानों को दिया है। इसके अलावा गन्ना मूल्य बढ़ोतरी, सोलर पंप, फसल बीमा योजना किसानों के लिए। छात्रों के लिए शिक्षा बजट में बड़ा हिस्सा रखा गया। स्मार्ट क्लासरूम के लिए बजट पेश किया गया। डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया। इसके अलावा जो प्रदेश में उद्योग धंधे वाले हैं, जो निवेशक हैं, उनके लिए डिफेंस कॉरिडोर का विस्तार की बात हो रही है। डेटा सेंटर की बात हो रही है और सोलर प्रोजेक्ट पर बड़ी संख्या में काम करने की बात इस बजट में रखी गई। लेकिन बजट पेश हुआ तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे कई विभाग ऐसे हैं जहां बजट खर्च तक नहीं होता, तो उन आंकड़ों का फायदा क्या है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। आकार बड़ा होना और खर्च कितना किया, अगर हम तुलना करें पिछले बजट से और इस बजट से, तो जो एवरेज आ रही है वो 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। ये विदाई बजट है और साथ ही साथ इसके भाजपा की विदाई भी तय है। विपक्ष लगातार सवाल तो उठा रहा है, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि सिर्फ यूपी का बजट, एक प्रदेश का बजट, आसपास के कितने देशों को पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के मुकाबले यूपी का बजट 4.4 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों से यूपी की अर्थव्यवस्था कई गुना आगे निकल चुकी है। ये यूपी की मौजूदा हकीकत है। लेकिन अब बात साथ साथ बंगाल की भी होनी चाहिए, जहां बाबरी मस्जिद पर हंगामा है। स्क्रिप्ट का एक नया चैप्टर तैयार हो चुका है। योगी आदित्यनाथ की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए हुमायूं कबीर ने बाबरी की दीवारों का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस विवादित बाबरी पार्ट 2 की कहानी शुरू कहां से? ये शुरू हुई 26 नवंबर 2025। मैं आज की डेवलपमेंट बताऊं उसके पहले इस पूरे विवाद का रिकैप आपको दिखाता हूं।
बाबरी मस्जिद को लिम रखा तो बाबरी मस्जिद ही बनेगा। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। प्रत्येक हिंदू को जगना पड़ेगा। विदेशी आक्रांताओं के नाम से बनाना ये भारत का दुर्भाग्य है। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। हुमायूं कबीर भी यहाँ पहुँच गए हैं। हुमायूं कबीर के साथ लोगों का ये देखिए, जैसे भी चल रही है, जमीन को समतल किया जा रहा है। कोलकाता सिलीगुड़ी एनएच पर हूँ, आप देख सकते हैं पूरा पीछे ये लोग लेकर के ईंट ले लेकर के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। छब्बीस नवंबर से लेकर आज 73वें दिन तक बाबरी विवाद एक कदम और आगे बढ़ चुका है। इस विवाद में सीएम योगी की एंट्री ने बंगाल की राजनीति को और गर्मा दिया, दिलचस्प बना दिया। बल्कि हुमायूं की बाबरी को योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज दिया और अब योगी हुमायूं की इस जंग से ममता बनर्जी टेंशन में आ चुकी। চলছে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় যে কোরআন পাঠের পরেই বাবরি মসজিদ। बंगाल में हुमायूं की बाबरी पर बवाल। संविधान का मेरा हक है मस्जिद बनाने का। योगी की वार्निंग हुमायूं ने इग्नोर की। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। ममता राज में बाबरी कयामत लेकर आएगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और किंग मेकर बनने की चाह में हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का जो दांव खेला, उसने बंगाल में बवाल मचा दिया है। और हुमायूं कबीर की इस मजहबी सियासत में यूपी के सीएम योगी की एंट्री ने बंगाल में ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ा दी। बंगाल में योगी की सियासी एंट्री और ममता के डर की वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तैयारी की ताजा तस्वीरें देखिए, जहां आसपास के इलाकों से मुस्लिम ईंट पत्थर लेकर पहुंच रहे हैं। देख पा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के लिए, जैसे पहले ही हमको जी मीडिया दर्शकों को दिखाया था कि कितनी सारी ईंटें जो दान की ईंटें हैं, जो यहाँ के मुसलमान, दूर दूर के मुसलमान यहाँ पे आके अपनी जो ईंटें हैं वो यहाँ पे दान कर चुके हैं। उसी ईंटों को लेकर आज पहली जो दीवार बननी जा रही है, आप इसका सीधा तस्वीर देख पाएंगे। देश में एक बार फिर बाबरी मस्जिद का ख्वाब पालने वाले हुमायूं कबीर ने इस इवेंट के लिए 1200 मौलवियों को न्योता दिया, 2 लाख लोगों के जुटने का दावा किया, 300 करोड़ की लागत से 2 साल के अंदर बाबरी को पूरा करने का दावा किया है। लेकिन योगी अपने अंदाज में हुमायूं के इस दावे की हवा निकाल चुके हैं और हुमायूं की कट्टरपंथ पॉलिटिक्स ने बंगाल चुनाव से पहले ही प्रदेश में योगी की एंट्री करवा दी है। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है, वो संविधान के मेरा हक है मस्जिद बनाने का। मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। बंगाल में बाबरी के बवाल से यूपी की सियासत भी गर्म है। लखनऊ में विरोध के पोस्टर लगाए गए तो मथुरा से भी बाबरी के खिलाफ आवाज उठी है। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाकर संपूर्ण सनातनियों का अपमान करना चाहता है। उस सनातनी हिंदुओं के विरोधी बाबर के नाम से तू यदि मस्जिद बनाएगा तो क्या सनातनी सहन करेंगे? देशद्रोही ये दंगा कराना चाहता है, यह चाहता है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े। दरअसल चंद महीनों बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ममता के पुराने सिपाही ने ममता की जमीन ही कमजोर करने की तैयारी कर ली है। बंगाल चुनाव से पहले जिस तरह बाबरी मुद्दे पर योगी ने एंट्री की है, उससे ममता खेमे में डर का माहौल है और इसके पीछे की वजह है चुनावों में योगी का स्ट्राइक रेट।
सीएम योगी ने जहां जहां प्रचार किया वहां बीजेपी ने बम्पर बढ़ोतरी के साथ जीत दर्ज की। हरियाणा में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिसने चुनावी तस्वीर को पलट कर रख दिया। महाराष्ट्र में योगी ने हिंदुत्व की हुंकार भरी तो बीजेपी ने बम्पर सीटें हासिल की। दिल्ली और बिहार में भी जहां जहां योगी पहुंचे वहां वहां बीजेपी को कोई रोक नहीं पाया। और अब पश्चिम बंगाल में बाबरी को लेकर योगी के हुंकार ने सियासी पारा हाई कर दिया है और हुमायूं की बाबरी का कयामत वाला काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुर्शिदाबाद से आयान घोषाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सिर्फ बंगाल के हुमायूं कबीर ही नहीं जिन्होंने योगी की वार्निंग को इग्नोर किया। अब आपको यूपी के इन दबंगों को दिखाता हूं जो योगी की चेतावनी को अनसुना करते हैं और योगी फोर्स को चैलेंज देने की हिमाकत करते हैं। शायद अभी भी बुलडोजर और एनकाउंटर एक्शन से बेखबर हैं, मगर इलाज के लिए लिस्ट उनकी भी बन चुकी है। नहीं मान रहे थार वाले गुंडे, शहर शहर दबंगों का कहर। इन्हें चाहिए योगी फोर्स वाला इलाज। वैसे तो पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन और सख्त कानून व्यवस्था वाले मॉडल से यूपी की पहचान बदल गई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुशीनगर, देवरिया, नोएडा और आगरा से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो यूपी पुलिस को चैलेंज कर रही है। सबसे पहले आप कुशीनगर की ये तस्वीरें देखिए, जहां थार सवार बदमाशों का आतंक देखने को मिला। ये कुशीनगर का कसाया इलाका है, जहां तेज रफ्तार थार में सवार दबंग कलाबाजी दिखा रहे थे। पुलिस ने रोका तो रफ्तार और बढ़ा ली। 2 बाइक सवार पुलिसकर्मी पीछा करने लगे तो थार सवार दबंगों ने सामने से आ रहे ऑटो रिक्शा को कुछ इस तरह घसीटा। ऑटो में सवार महिला ने किसी तरह अपनी और बच्चे की जान बचाई। पुलिस से बचने के चक्कर में थार वाले गुंडों ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और कई लोगों की जान जोखिम में डाल दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह तस्वीर यूपी के सबसे तेजी से बढ़ते शहर नोएडा की है, जहां सेक्टर 122 में आधी रात को दबंगों ने उत्पात मचाया। आपसी विवाद को लेकर दबंगों के झुंड ने एक परिवार पर हमला कर दिया। 6 से 8 लोगों ने मिलकर परिवार को पीटा और महिलाओं को भी बुरी तरह घायल कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नोएडा की तरह ताजनगरी आगरा से भी दबंगई की तस्वीर सामने आई, जहां एक परिवार को दूसरे के झगड़े में बीच बचाव करना भारी पड़ गया, जिसके बाद एक पक्ष के 5 से 7 लोग गुंडागर्दी पर उतर, बाइक तोड़ दी, सामान तोड़ा, घर में जो सामने आया उस पर हमला किया, महिलाओं के साथ मारपीट की। परिवार ने लूटपाट का भी आरोप लगाया है। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बाकी लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आगरा से ही एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां आपसी विवाद को लेकर पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन दूसरे गुट ने लौटते वक्त रास्ते में फिर हमला कर दिया। गाड़ी पर पत्थर बरसाए, गाड़ी रोककर बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों पर इस मामले में भी केस दर्ज कर लिया है। अब आप देवरिया की तस्वीर देखिए, जहां कुछ लोग एक लड़के को घेरकर पीट रहे हैं। बेल्ट और डंडों की मार झेल रहा ये लड़का रात 8 बजे अपनी दुकान बंद करके लौट रहा था। तभी लड़कों ने इसे रास्ते में रोका और बुरी तरह घायल कर दिया। पीड़ित ने बताया कि उसका हमलावरों के साथ कोई विवाद नहीं था। कोई पुराना विवाद? हमारा पहले का मोहल्ले का विवाद किए थे, तो हम तो मोहल्ले के हैं, मोहल्ले का विवाद लेके हमको मार दिया। यूपी से आई दबंगई और गुंडागर्दी की तस्वीरें बताती हैं कि अभी कुछ और ऐसे लोग हैं जिन्हें योगी फोर्स के एक्शन का डर नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इनका इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। जल्द यूपी पुलिस इनको कड़ा सबक सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी के बुलडोजर मॉडल ने यूपी में माफिया और अपराधियों की नींद उड़ाई। वो मॉडल देश के अन्य राज्यों में दस्तक दे चुका है। कहीं अवैध कब्जों पर कार्रवाई, कहीं गैर कानूनी कारोबार पर सख्ती। उसके बाद फिर सवाल ही कि क्या योगी का बुलडोजर मॉडल और कब्जा गैंग के खिलाफ एक्शन का नेशनल मॉडल बनता जा रहा है। अवैध कमाई से जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। यूपी का बुलडोजर मॉडल ऐसा हिट हुआ है
कि वो यूपी में तो एक्शन में रहता ही है, माफियाओं से लेकर अपराधियों तक सबका हिसाब कर देता है। लेकिन अब यूपी का ये बुलडोजर धीरे धीरे पूरे देश में हिट हो रहा है। जो हाल अवैध अतिक्रमण का यूपी में होता है, ठीक वैसा ही मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो या फिर असम, बुलडोजर ने एक एक कर जो भी अवैध था उसका पक्का हिसाब कर डाला। बाकी राज्यों में हो रहा बुलडोजर एक्शन आपको दिखाएं, उससे पहले बुलडोजर मॉडल के जनक यूपी में देखिए कैसे दिन शुरू होते ही बुलडोजर अपने काम पर लग जाता है। तस्वीरें यूपी के हमीरपुर की हैं। यहाँ सड़क किनारे अवैध तरीके से बनाई दुकानें तोड़ दी गई। दरअसल यहाँ सड़क चौड़ी की जानी है, लेकिन इसके लिए जो भी अवैध अतिक्रमण था उसको बुलडोजर ने तोड़ दिया। लोग विरोध करते रहे, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। बिहार के मुजफ्फरपुर में तो इस बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण नहीं बल्कि अवैध शराब को भी मिट्टी में मिला दिया, और वो भी थोड़ी कीमत नहीं बल्कि पूरे 1 करोड़ की कीमत की। दरअसल यहाँ बड़ी संख्या में 10,500 लीटर शराब रखी गई थी, जो कि अलग अलग इलाकों से जब्त की गई थी। इसके बाद 1 करोड़ की शराब को एक जगह इकट्ठा किया गया और उसे बुलडोजर से रौंद दिया गया। बुलडोजर नहीं रुका, बल्कि मुजफ्फरपुर के अलावा पटना में भी चला। जहां सड़क पर कब्जा किया तो बुलडोजर ने आकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। बिहार के अलावा बुलडोजर की ये गरज झारखंड में भी सुनाई दी, जहां बोकारो में एक अपराधी ने अपने अपराध का अड्डा एक अवैध कार्यालय को बना लिया था। बस फिर क्या था, यहाँ भी वही हुआ जो यूपी में होता है। अपराधी की हेकड़ी निकालने के लिए बुलडोजर पहुंचा और अपराधियों के अवैध अड्डे को मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजर के निशाने पर जयपुर में बसी अवैध कॉलोनी भी आई, जिसे 40 बीघा जमीन पर बसाया जा रहा था। इसके लिए प्लॉटिंग की गई थी, वो भी बिना किसी स्वीकृति के। उसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने इस पर कार्रवाई करते हुए माफिया के इस कब्जे वाले प्लान पर 1500 किलो का बुलडोजर चला दिया। यानी मतलब साफ है, अतिक्रमण चाहे कहीं हो, अवैध कब्जा चाहे सड़क पर हो, अब सिर्फ नोटिस नहीं, सीधा बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या देश की राजधानी दिल्ली का सिस्टम लोगों की जान का दुश्मन बन चुका है? इस सवाल उठने की वाजिब वजह है क्योंकि पिछले 5 दिनों के अंदर 2 लोगों की मौत दिल्ली के गड्ढों में गिरकर हो चुकी। मंगलवार को बिहार से दिल्ली में मजदूरी करने आया एक शख्स खुले मैनहोल का शिकार हो गया। और जब जी न्यूज ने दिल्ली में एक और दर्दनाक मौत की पड़ताल की तो दिल्ली का सिस्टम एक बार फिर कटघरे में खड़ा हुआ मिला। कहते हैं मौत का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन दिल्ली में 32 साल के बिरजू पर सिस्टम की लापरवाही मौत बनकर बरसी। मंगलवार शाम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 32 में डीडीए की खुली जमीन पर बने मैनहोल में गिरने से बिरजू कुमार राय की मौत हुई। न किसी को खबर हुई, न कोई मदद को पहुंचा। देर शाम जब बिरजू की तलाश शुरू हुई और लाश मिली तो समस्तीपुर में बिरजू के घर तक कोहराम बच गया। दिल्ली एनसीआर में 1 महीने के अंदर तीसरी वारदात के बाद सवाल वही कि और कितने बेगुनाह सिस्टम की लापरवाही का शिकार होंगे। खतरनाक गड्ढों की वजह से जा रही जानों का जिम्मेदार कौन है? और दिल्ली में खुले मैनहोल और गड्ढों का परमानेंट इलाज कब होगा? बिरजू की मौत जिस खुले सीवर में गिरने से हुई वो डीडीए की खुली जमीन पर बनी थी, जिसे ना तो ढका गया था, ना ही वहां लाइट की व्यवस्था थी। मैनहोल में गिरकर युवक की मौत और सिस्टम की लापरवाही की पड़ताल के लिए जब जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो बड़ा खुलासा हुआ। हमें पता चला बिरजू के मैनहोल में गिरने की खबर उसके साथ मौजूद दोस्त ने पुलिस को मंगलवार शाम करीब 4 बजे दी थी, लेकिन पुलिस की टीम शाम करीब 7:15 बजे मौके पर पहुंची। इतना ही नहीं, पुलिस बगैर किसी रेस्क्यू टीम और रेस्क्यू डिपार्टमेंट के मौके पर पहुंची थी और खुले मैनहोल में एक शख्स की मौत की खबर के बाद डीडीए ने भी तुरंत आसपास के गटरों पर ढक्कन लगाने की फॉर्मेलिटी शुरू कर दी। हादसा हो चुका है, ढक्कन लगाते हुए अधिकारियों का वीडियो रिकॉर्ड करा गया। जो डीडीए विभाग के अधिकारी थे और बड़े ऊंचे स्तर के अधिकारी यहाँ पर आते हैं हादसा होने के लोकेशन पर हमने ऐसा अचानक हुआ कि उसका वीडियो शूट कर लिया। उसका जो हमारे पास फोटो है, ये फोटो देख सकते हैं। ये आप देखिए तो ये पहले खुला हुआ था, ये पहले खुला हुआ। ये सारे सीवरेज की यही कंडीशन थी।
सवेरा होते ही जी न्यूज की टीम एक बार फिर हादसे वाली जगह पर पहुंची। जिस खुले मैनहोल में बिरजू गिरा था वो कितना खतरनाक और जानलेवा है, आप खुद देखिए। ये आप देखिए, लगभग 14 से 15 फुट का ये बांस है और इसको मैं अंदर डालता हूं और आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कितना गड्ढा होगा जिसकी वजह से बिरजू की मौत होगी। और ये लगभग 20 फुट का ये बांस और ये लगातार अंदर जाता जा रहा है। तो अंदाजा लगाइए कि जब बिरजू गिरा होगा तो उसके बचाने की उम्मीद कितनी होगी। और ये लगभग ये इतनी है, यानी 19 फीट के करीब ये गड्ढा है, गहरा है, जिसमें बिरजू की मौत हुई। यानी करीब 5.5 फुट के बिरजू के इस मैनहोल में गिरने के बाद बचने की उम्मीद वैसे भी नहीं बची होगी। उस पर से पुलिस और रेस्क्यू टीम की कछुआ चाल ने बिरजू की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समस्तीपुर का रहने वाला बिरजू दिल्ली में मजदूरी करके अपने पूरे परिवार का पेट पालता था, लेकिन अब सिस्टम के गड्ढे ने सिर्फ बिरजू की जान नहीं ली, बल्कि एक बूढ़ी मां, एक पत्नी और 3 बच्चों की जिंदगी पर भी सवाल खड़े कर दिए। हमको एक मम्मी है, हमको कमाने वाला एक ही वो था, हमको कोई नहीं है। हमको बच्चा का सहारा चाहिए, हमको पति की मौत हुआ है वो अथी चाहिए। हाँ। 6 फरवरी को ही दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर 25 साल के कमल भयानी ने जान गंवाई थी और सरकार से लेकर दिल्ली के तमाम डिपार्टमेंट्स ने ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्विक एक्शन लेने का दम भरा था। लेकिन अब बिरजू की मौत ने एक बार फिर राजधानी के व्यवस्थापकों की पोल खोल दी। दिल्ली से ब्रजेश तिवारी, राजू राज और समस्तीपुर से मंटुल कुमार रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के मौके पर सरकार ने राष्ट्रगीत के गान को लेकर नए दिशा निर्देश जारी। सभी 6 पैराग्राफ गाना जरूरी कर दिया, लेकिन सरकार का यह आदेश कई मौलानाओं और मुसलमान नेताओं को पसंद नहीं आया और वंदे मातरम को जरूरी करने पर फिर से विरोध शुरू हो चुका है। ये हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है और हिंदुस्तान के हर नागरिक ने, उसके पुरखों ने देश के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इस गीत से क्या हमारी इंडस्ट्री पे कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या महंगाई कम होने वाली है? वंदे मातरम पर मजहबी संग्राम। हम तो समझते हैं कि वंदे मातरम कहना देश के खिलाफ है हमारे, और उसमें पाबंदी ना होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। जो पढ़ना चाहे पढ़े, जो न पढ़ना ना पढ़े, अपनी मर्जी भर के, उसको प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए उसके ऊपर। क़वानीन के एतबार से हिंदुस्तान के आइन और संविधान के मुताबिक किसी चीज़ को अगर ज़रूरी और लाजिम नहीं किया गया है तो हुकूमत का ये करना एक तरीके से ज़्यादती और जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी। सरकारी फरमान, सियासी घमासान। आप दूसरे के ऊपर ये पाबंदी आयद थोड़ी कर सकते हो। संविधान में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि हम अपने धर्म को अपने हिसाब से मानेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसे हिंदुस्तान की आजादी के संग्राम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, जिसे सुनकर आज भी हर भारतवासी के रगों में देशभक्ति की लहर दौड़ती है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच के मौलाना और मजहबी राजनीति करने वाले लोग इसको गाने से न सिर्फ हिचकिचाते हैं बल्कि विरोध करते हैं। कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें। इस नए विवाद की जगह एक आदेश जो सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसके मुताबिक हर सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान के बाद वंदे मातरम के 6 अंतरे गाने होंगे और ये सभी सरकारी कार्यक्रमों में जारी। पहले वंदे मातरम, फिर जन गण मन। वंदे मातरम के दौरान खड़ा होना जरूरी होगा। स्कूलों का काम वंदे मातरम से शुरू होना चाहिए। यह आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ, मगर आदेश आते ही इसका विरोध हुआ। युवाओं की मांग थी, जेनजी क्राउड की मांग थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा किया। देश अभी धुरंधर और बॉर्डर टू देख के पूरा तिरंगामय भारत हो चुका है, बलवान बलशाली भारत में राममय भारत हो चुका है, सनातनी भारत है और वो चाह रहा है कि वो सारी गाथाओं के साथ देश आगे बढ़े और ये गाथा सुननी जरूरी है। ये हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है और हिंदुस्तान के हर नागरिक ने, उसके पुरखों ने देश के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और सबके सामूहिक संघर्ष से आज देश स्वतंत्र हुआ है। बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है पहले तो जब 150 साल पूरा हुआ तो हाउस में इस पर डिबेट हुई,
और देश में लोगों को जानने का मौका मिला इतने लंबे समय के बाद और इसको लेकर के और अभी पूरा का पूरा स्टैंडर्ड जो है बहुत प्रचलित। मुझे कोई भजन गाने से या आरती में जाता हूँ खड़े होकर के उनमें सुनने से कोई वो थोड़ी ना होगा, लेकिन आप दूसरे के ऊपर ये पाबंदी आयद थोड़ी कर सकते हो। संविधान में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि हम अपने धर्म को अपने हिसाब से मानें। वंदे मातरम का विरोध करने वालों में महज सियासी सूरमा नहीं बल्कि मजहबी मौलाना भी हैं, जो राष्ट्रगीत को मजहब से जोड़ रहे हैं। हुकूमत दबाव के जरिए, प्रेशर के जरिए वंदे मातरम लाजिम करना चाहती है तो ये संविधान के विरुद्ध है और हाई कोर्ट के उसूलों का पालन न करना है, बल्कि उसकी भी मुखालफत करना है। जो पढ़ना पढ़े, जो न पढ़ना न पढ़े, अपनी मर्जी भर के उसको प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद आपकी जिसकी मर्जी है पढ़े, अनिवार्य नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अनिवार्य होना गलत है, बल्कि होना चाहिए आज़ादी होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए। वंदे मातरम पर ऐसे विवाद का इतिहास है। जब भी राष्ट्रगीत की बात आती है, धर्म के ठेकेदारों को इस्लाम खतरे में दिखता है और तर्क ये कि मुस्लिम समुदाय सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। तर्क ये कि वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं, तर्क ये कि वंदे मातरम में भारत माता की पूजा का जिक्र है। तो एक बार फिर इसी दलील के सहारे राष्ट्रगीत का विरोध है। लेकिन सवाल फिर वही, राष्ट्रगीत को मजहब के चश्मे में तौलना क्या सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी एक होटल के एक कमरे की एक रात का किराया से आप आज की तारीख में 11 किलो चांदी खरीद सकते हैं? दिल्ली में 5 स्टार होटल्स का कुछ ऐसा ही हाल है, जहां एक रात के कमरे का किराया रिकॉर्ड टूट रहा है। हैरानी ये कि दिल्ली का एक 5 स्टार होटल पूरी तरह फुल भी है। आखिर दिल्ली में 5 स्टार होटल के कमरों की डिमांड के पीछे की वजह क्या है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप जितने में आप नोएडा शहर में 1 BHK खरीद सकते हैं, उतना किराया है दिल्ली में 5 स्टार होटल का। जितने पैसों में आप 3 महीने का दुबई ट्रिप कर सकते हैं, उतना खर्चा करके आपको दिल्ली के 5 स्टार होटल का एक कमरा मिलेगा। और जितने रुपयों में आप 11 किलो चांदी खरीद सकते हैं, उतना किराया दिल्ली के 5 स्टार होटल में रुकने के लिए खर्च करना होगा। यानी दिल्ली के 5 स्टार होटल में एक रात रुकने के लिए आपकी जेब में 35 लाख रुपए होने चाहिए। जी हाँ, 2, 4 या 5 लाख नहीं, पूरे 35 लाख। राजधानी दिल्ली में 5 सितारा होटल्स का किराया इन दिनों आसमान पर। लग्जरी होटल्स में बुकिंग का आलम यह है कि होटल्स में हाउसफुल के बोर्ड लग गए हैं और होटल का किराया सुन लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। द ताज पैलेस, जिसका किराया 11 फरवरी को 90,000 रुपए था, वो 16 से 19 फरवरी के लिए 35 लाख रुपए तक पहुंच गया है। द लीला पैलेस के जिस कमरे का किराया 2,94,000 रुपए तक होता है, उसका किराया करीब 18 लाख तक पहुंच गया है। दी ओबराय होटल, जिसका किराया आम दिनों में 55,000 रुपए तक होता है, उसका किराया 6 लाख रुपए तक पहुंच गया है। वहीं ITC मौर्या का किराया 37,000 से बढ़कर 1,25,000 तक पहुंच चुका है और इन किरायों में टैक्स की रकम शामिल नहीं है। दिल्ली में 5 स्टार होटल के किराए में लगी आग की वजह 6 फरवरी से शुरू होने वाले AI सम्मेलन को माना जा रहा है। दरअसल 16 से 20 फरवरी तक ये कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में होने जा रहा है। इसमें 100 देशों के 35,000 डेलीगेट शामिल हो रहे हैं, जिसमें 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख भी शामिल हैं, जबकि 50 से ज्यादा मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा 40 से ज्यादा भारतीय और ग्लोबल कंपनीज भी इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 500 टेक अधिकारी और इनोवेटर भी शामिल होंगे। इस वक्त हम ताज होटल के बाहर ही है, नई दिल्ली में स्थित है ताज होटल, और यहाँ का किराया जो है वो 30 लाख के पार पहुँच गए हैं। आलम यह है कि एरो सिटी से लेकर नई दिल्ली की चाणक्यपुरी तक किसी भी इलाके में होटल के कमरे खाली नहीं है। और ऐसा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, बल्कि NCR के भी कई होटल्स के दाम आसमान पर हैं। टैरिफ की जहाँ तक सवाल है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेमिनार मतलब बहुत बड़ा इवेंट है और इसमें बहुत देशों से बहुत हाई लेवल डेलीगेशंस आ रही हैं, तो डेफिनेटली डिमांड जो है रूम्स की बढ़ गई है। हालांकि किसी भी स्पेशल इंटरनेशनल इवेंट के दौरान होटल्स के किराए बढ़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए 5 स्टार होटल के कमरों के ये लेटेस्ट रेट होश उड़ाने वाले हैं। दिल्ली से देवेश भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जिक्र लॉरेंस बिश्नोई का करते हैं। लॉरेंस, जिसके निशाने पर अब रणवीर सिंह भी हैं। धमकी दी गई है, मैसेज देकर करोड़ों की मांग की गई। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि जेल में जो शख्स बंद है वो कैसे
दिल्ली से लेकर और विश्व के अलग अलग हिस्सों में अपना कारोबार कर रहा है। जेल से बंद लॉरेंस बिश्नोई कैसे पूरे बॉलीवुड के लोगों को चुन चुन कर निशाने पर ले रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, वो नाम जो आज बॉलीवुड हस्तियों के लिए खौफ है। जेल में रहते हुए देश से विदेश तक नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। उसके गुर्गे मुंबई से पंजाब तक खूनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब इसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है रणवीर सिंह। अपनी हालिया फिल्म धुरंधर से बॉलीवुड में छाए रणवीर को लॉरेंस गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी पहुंची। एक वॉइस नोट भेजा गया। रणवीर सिंह से करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने रणवीर के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई, धमकी देने वाले की तलाश शुरू की। इसके ठीक 12 दिन पहले 31 जनवरी को रोहित शेट्टी के मुंबई वाले घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद दहशत फैली। जांच में खुलासा ये कि फायरिंग में रोहित शेट्टी ही हमलावरों का टारगेट थे और फायरिंग के पीछे हाथ था लॉरेंस बिश्नोई का। क्योंकि फायरिंग के फौरन बाद लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा। मुंबई में रोहित शेट्टी के घर फायरिंग हुई। उसकी जिम्मेदारी शुभम लूनकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर, हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, लेकिन इसको समझ नहीं आया। ये छोटा सा ट्रेलर हमने दिया। अगर इसने आगे हमारी बात नहीं समझी, हमारी बात नहीं मानी, तो अब घर के बाहर नहीं, बेडरूम में गोली चलेगी इसकी छाती पर। टाइम रहते सुधर जाओ, वरना बहुत बुरा हाल होगा। तुम्हारा बाबा सदकी से भी बुरा हाल करेंगे। अभी मुंबई पुलिस रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की जांच कर ही रही थी कि रणवीर सिंह को एक धमकी भरा मैसेज आया। रणवीर सिंह को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए धमकी का मैसेज आया है। इस मैसेज में करोड़ों रुपए की मांग जो है वो की गई है और जहां पर मुंबई में रणवीर सिंह रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग का भी नाम उस मैसेज में लिखा गया है। इसके लिए फिर से बॉलीवुड के जो लोग हैं, बॉलीवुड के जो स्टार है, उनमें कहीं ना कहीं हमें डर का माहौल जो है वो देखने मिल रहा है। दावा ये कि लॉरेंस के गुर्गे अपनी धाक जमाने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में खौफ बना रहे हैं, उनसे वसूली करने के लिए फायरिंग करवा रहे हैं, जिसमें नया किरदार जुड़ा रणवीर सिंह का। खबर यह भी कि रणवीर सिंह के साथ सलमान खान के करीबी को भी ऐसी ही फिरौती के लिए धमकी दी गई। दरअसल इसकी शुरुआत बॉलीवुड की पहली टक्कर के साथ सलमान खान के जरिए हुई। दोनों की दुश्मनी काले हिरण के शिकार से शुरू हुई। उसके बाद सीधा सलमान को चेतावनी दी गई जान से मारने की। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा उनको। पिछले कुछ सालों में सलमान फैमिली को कैसे टारगेट किया गया, उसकी पूरी लिस्ट देखिए। 2019 में लॉरेंस के शूटर संपत नेहरा ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की। हथियारों की रेंज कम होने से प्लान टल गया। 2022 में सलमान के पिता सलीम खान को सुबह वॉक के दौरान बेंच पर धमकी भरी चिट्ठी मिली। पुलिस ने केस दर्ज किया। 2023 मार्च सलमान की टीम को एक ईमेल आता है जिसमें सलमान और परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई। साल 2024 अप्रैल मुंबई के बांद्रा में सलमान के घर के बाहर बाइक सवार आते हैं, बालकनी की ओर कई राउंड फायरिंग करते हैं। साल 2024 नवंबर सलमान खान को भेजे गए धमकी भरे मैसेज में कहा गया कि अगर सलमान जिंदा रहना चाहता है तो हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगे या 5 करोड़ रुपए दे। लॉरेंस बिश्नोई ने न सिर्फ सलमान खान बल्कि सलमान खान के करीबियों को भी कई बार धमकियां दी हैं। 12 अक्टूबर 2024 जब मुंबई में बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया और उसी के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा गया कि सलमान के हर करीबी का यही हश्र होगा। यानी जाहिर है सलमान और लॉरेंस के बीच शुरू हुई जंग अब पूरे बॉलीवुड में फैल चुकी है। अब न सिर्फ सलमान और उसके करीबी बल्कि कई बड़ी फिल्मी हस्तियों को लॉरेंस अपना टारगेट बना चुका है। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात बांग्लादेश की, जहां कल आवाम अपने किस्मत का फैसला लिखेगी, वहां होने जा रहे आम चुनाव। 18 महीने तक यूनुस राज रहा, हिंसा, हंगामा, सब कुछ बांग्लादेश ने देखा और इस लंबे इंतजार के बाद कल वहां चुनाव। लोगों के हाथ में ताकत है।
इन चुनाव से पहले बांग्लादेश के लिए आज की रात बहुत भारी। कट्टरपंथी जमात के समर्थक हिंदुओं को एक बार फिर हिंदुओं के साथ हिंसा करने के लिए आमादा है। सेना और पुलिस तमाशा देख रही है और वही हो रहा है जो लगातार 18 महीने से होता है। चुनाव की बारी अगले 24 घंटे भारी। शहर शहर हिंसा, सेना की बर्बर, हिंसा का सेंटर हिंदू क्यों निशाने पर? ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात है। 1.5 साल पहले कट्टरपंथी संगठन और छात्र गुटों ने मिलकर शेख हसीना को सत्ता से हटने के लिए मजबूर किया था। छात्र आंदोलनकारियों की डिमांड पर मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली, लेकिन हालात सुधरने की बजाय बांग्लादेश को बर्बादी की कगार तक ले गए। हालत यह है कि ढाका में धमाके हो रहे हैं, ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। सभी पक्ष एक दूसरे के समर्थकों को डराने धमकाने में लगे हैं और सुरक्षाकर्मी जमात के विरोधी गुटों को दबाने में लगे। कार्यकर्ता आउट ऑफ कंट्रोल हैं। ये बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का वीडियो है, जहां दो गुट आपस में ऐसे भिड़े कि एक दूसरे पर घातक हमले कर रहे हैं। ये दहशत का माहौल, हंगामे की तस्वीरें सबसे ज्यादा बांग्लादेश के हिंदुओं को डरा रही हैं, क्योंकि 18 महीने से लगातार बांग्लादेश में हिंदू हिंसा का केंद्र बन चुका है। बेलगाम कट्टरपंथी हिंदुओं के घर जला रहे हैं। उपद्रवियों ने चुनाव से 2 दिन पहले एक और हिंदू कारोबारी सुसैन चंद्र सरकार की जान ले ली, उसकी दुकान लूट। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन बांग्लादेश के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई, क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के खिलाफ कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं देती। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को लेकर सेना और पुलिस को पहले ही सख्त निर्देश है। पार्टी चुनाव से बाहर है, इसके बावजूद आवामी लीग के छात्र नेताओं को भी बर्बरता से पीटा जा रहा है। आवामी लीग को बैन करने के बाद बांग्लादेश चुनाव में मुख्य रूप से 2 धड़ों की टक्कर है। एक तरफ है पूर्व पीएम खालिदा जिया की बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी अगुवाई खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान कर रहे हैं। दूसरी तरफ है कट्टरपंथी राजनीतिक दल जमात इस्लामी, जिसके लीडर जमात के मुखिया शफीकुर रहमान हैं। बीएनपी अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार विरोध और समावेशी समाज की बात कर रही है, तो दूसरी ओर वहीं शेख हसीना सरकार में बैन जमात का हिस्सा धार्मिक हिंसा और कट्टरता से जुड़ा है। कई सर्वे के मुताबिक बीएनपी गठबंधन चुनावी रेस में आगे निकलता दिख रहा है। ऐसे में शेख हसीना के समर्थक माने जाने वाले हिंदू वोटर्स का समर्थन बीएनपी के लिए निर्णायक हो सकता है, और यही वजह है कि चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और तेज हो गई है। जमात के गठबंधन से जुड़े संगठन हिंदुओं को चुनाव से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यूनुस को बांग्लादेश की कमान सौंपने वाले छात्र नेताओं की नेशनल सिटीजन पार्टी की जमात गठबंधन का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग का माहौल एक तरफ फिर गर्माता दिखाई पड़ता है। वजह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा, जिस स्वैग के साथ डोनाल्ड ट्रंप से मिले वाशिंगटन डीसी पहुंचे, उसे लेकर वर्ल्ड मीडिया में कई कयास। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नेतन्याहू ईरान के खिलाफ कोई बड़ा वॉर प्लान करके वाशिंगटन पहुंचे? ईरान से जंगी तनातनी के बीच जिस ताव और लाव लश्कर के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद नेतन्याहू का ये 7वां अमेरिकी दौरा है। इससे आप समझ सकते हैं मिडल ईस्ट में जो चल रहा है उसमें ट्रंप के कितने बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं नेतन्याहू। एक साल में 7वीं बार वॉशिंगटन पहुंचे नेतन्याहू का फॉर्मूला क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में ट्रंप की ये राय पुरानी है। बीते साल जब ट्रंप मिडल ईस्ट में 4 दिन बिताकर इजराइल पर गाजा सीज़फायर के लिए दबाव बना रहे थे, तब ये बात उन्होंने नेतन्याहू के अड़ियल रवैये का जिक्र खास तौर पर किया था। लेकिन इस बार मसला है ईरान का, वो ईरान जहां पिछले साल जून में ट्रंप ने इजरायली सेना के साथ मिलकर ही बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया था। और राजनीति में आज सिर्फ इतना ही।